नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिक रहेंगी क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और लगातार आप हमारे क्लास में बने रहेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको क्लास में याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब अस्तित्व में आई। तो भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है 1860 में अस्तित्व में आई। अगर आपसे पूछे कि भारतीय दंड संहिता जो है लागू कब हुई थी भारत में, तो ये 1 जनवरी 1962 को लागू हुई थी। कब? 1 जनवरी 1962 को लागू हुई थी। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक समिति की यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी जिसे क्या किया गया, भारतीय दंड संहिता अगर आपसे पूछे कि तैयार किसने किया था, तो इसे तैयार किया था पहले विधि आयोग ने। किसने तैयार किया था? पहले विधि आयोग ने। ये स्वतंत्रता से पहले वाला विधि आयोग है, तो इसे तैयार किसने किया था? पहले विधि आयोग। अब पहले विधि आयोग के अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। कौन थे? पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले थे। ठीक, और इनकी अध्यक्षता में आईपीसी और सीआरपीसी को तैयार किया गया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले यहीं पे आप लोग नोट करेंगे कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, इसे कहते हैं इंडियन पैनल कोड। क्या कहते हैं? आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पैनल कोड बोलते हैं। आईपीसी को क्या बोलते हैं? इंडियन पैनल कोड। ठीक, अगर वहीं आपसे पूछे कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म बताइए, सीआरपीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो इसे बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं इसे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि आईपीसी और सीआरपीसी किसके शासनकाल में लागू हुआ, तब आप लोग बताएंगे कि ये कैनिंग के समय में लागू हुआ था। किसके समय में? कैनिंग के समय में, क्योंकि 1862 में वहां पे कैनिंग ही था। ठीक, जब लागू हुआ था। ठीक, ये इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब अस्तित्व में आई थी? तो ये 1860 में अस्तित्व आई थी। जबकि कहे कि भारतीय दंड संहिता ये लागू कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1962 को ये लागू हुई थी और इस समय कैनिंग का शासनकाल था। ठीक, और इसे तैयार किसने किया था? तो पहले विधि आयोग ने इसे तैयार किया था और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले हैं पहले विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पैनल कोड। अगर आपसे पूछे कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला और जियोग्राफी की दृष्टि से यहाँ पे आपके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है क्या है? एंडीज पर्वत। कौन है? एंडीज पर्वत। अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत स्थित कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सबसे लंबी पर्वतमाला है, आखिर इसकी लंबाई कितनी है? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो आखिर अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 7000 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुहा। क्या है? एकांका गुहा है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछे कि एकांका गुहा स्थित कहाँ पे है, तो ये चिली और ये कहाँ पे स्थित है एकांका गुहा? तो चिली एंड अर्जेंटीना के सीमा पे स्थित है। कहाँ पे? चिली और अर्जेंटीना के सीमा के बीच पे स्थित है। कौन सा पर्वत? तो ये है आपका एंडीज पर्वत। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांका गुहा, वो कहाँ पे स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत के बारे में, तो इसका विस्तार कितने देशों में, तो दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों में इसका विस्तार है? तो 7 देशों तक ये फैला हुआ है और टोटल 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न को। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके जियोग्राफी की दृष्टि से। कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो लंबी पर्वतमाला की बात यहाँ पे कर रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, तो वो एंडीज पर्वत है। कौन सा है? एंडीज पर्वत। और ये स्थित कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और एंडीज पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे कौन सी है, तो एकांका गुहा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे है। कौन सी पर्वत है? चिली और अर्जेंटीना के। अगर आपसे पूछे कि
यही नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत की औसत ऊंचाई बता दीजिए कितनी है, तो औसत ऊंचाई इसकी लगभग 200 किलोमीटर है। कितनी? 200 किलोमीटर, इसकी 200 मीटर है। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन नदी बनाती है? तो हिमालय में जो सबसे गहरी गर्त की बात करें वो सिंधु नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, भारत में सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? सिनो, ये एक नया ग्लेशियर है जिसका नाम है सिनो ख्वाब बाब ग्लेशियर। ठीक, ख्वाब बाब ग्लेशियर से यहाँ पे इसका ख्वाब बाब हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। अब ये हिमनद कहाँ पे है? अगर आपसे पूछे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये आप लोग बताएंगे सानो ख्याब हिमनद से। ठीक, इसको फिर से लिखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सानो ख्याब हिमनद से हुआ है। ठीक, सानो ख्वाब हिमनद से यहाँ पे हुआ है इसका उद्गम। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी के बारे में, अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, ये तो आप लोग जानते हैं, ये सभी नदियां आप लोग जानते हैं। तो अब बताएंगे आप लोग सिंधु नदी की सहायक नदी। जैसे आप हो गया सिंधु की सहायक नदी श्योक हो गया, सिगार हो गया सिंधु की सहायक नदी, श्योक, सिगार, और उसके बाद नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी भी है, नुब्रा नदी भी है। ये सभी किसकी सहायक नदी है? सुब्रा। उसके बाद गिलगित भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गिलगित भी इसकी सहायक नदी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी किसकी सहायक नदी है, तो ये सभी आपके सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये आप अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का प्रवाह भारत के कितने जगह होता है, तो ये तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत से निकलती है सबसे पहले, उसके बाद तिब्बत या फिर चीन आप कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत अब चीन के अधिपत्य में है। फिर उसके बाद भारत आती है। भारत के मात्र एक राज्य में, कहाँ पे? लद्दाख में बहती है। मात्र एक राज्य लद्दाख में बहता है। उसके बाद कहाँ पे चला जाता है? ये पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में चला जाता है। तो इस तरह से ये 3 राज्यों में सिंधु नदी बहती है। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान में चला जाता है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो सिंधु नदी का मुहाना ये अपना कौन सा सागर है? यहाँ पे अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों को कि हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है, तो हिमालय में जो सबसे गहरी गर्त की बात करें सिंधु नदी बनाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी हिमालय में सबसे गहरी गर्त बनाती है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। अगर उद्गम पूछे कहां से हुआ है, तो सानो ख्वाब हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। सानो ख्वाब हिमनद कहां पे है, तो ये तिब्बत में है। और जो आपका मानसरोवर झील है उसी के निकट में सानो ख्वाब हिमनद, आप लोग चेमा यंगडुंग ग्लेशियर भी पढ़े होंगे या फिर सानो ख्वाब हिमनद भी पढ़े होंगे, तो वहां से ही इसका उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे कि सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सहायक नदी है श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, सिगार हो गया, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगित, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी प्रवाहित कितने में, तो ये भारत के, ये विश्व के 3 देशों में प्रवाहित होती है। पहले तो तिब्बत से इसका उद्गम होता है, फिर वो आता है भारत में, फिर भारत के लद्दाख राज्य में बहता है, फिर चला जाता है पाकिस्तान में। तो इस तरह से कुल 3 देशों में ये बहती है, इंटरनेशनल नदी है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये मुहाना अपना कहाँ पे बनाती है, तो मुहाना सिंधु नदी अपनी अरब सागर में बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और सारे प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आप लोग बन जाइए हमारे साथ। तो देखिए अगला प्रश्न है कि ये भी जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे मरुस्थल आया है ना, एक शब्द मरुस्थल। अब मरुस्थल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल स्थित कहाँ पे है, तो ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
अब अफ्रीका सहारा मरुस्थल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे सहारा मरुस्थल में अगर आपसे पूछे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे बद्दू नामक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? बद्दू नामक जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ विश्व के और मरुस्थलों के बारे में। तो पहले इसको छोटा करेंगे और विश्व के कुछ और मरुस्थल के बारे में देख लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो कालाहारी जो मरुस्थल है आपका, वो भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है। और अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है, अगर आपसे पूछे कि बुशमैन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन नामक जनजाति जो है आपके कहाँ पे पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल आप लोग देख चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो आपका हो जाएगा कौन सा? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ पे पड़ता है? मंगोलिया का मरुस्थल कहाँ पे है? ये मंगोलिया में और चीन पे। क्या गोबी का मरुस्थल है यार? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो हो जाएगा आपका गोबी का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो थार मरुस्थल हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। और थार मरुस्थल स्थित कहाँ पे है? तो ये भारत के राजस्थान और थोड़ा सा पाकिस्तान साइड में भी स्थित है। राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान साइड में यहाँ पे स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया में स्थित है। अब इसका रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। स्थित कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में बद्दू नामक जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये स्थित कहाँ पे है? अफ्रीका में। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा गोबी का मरुस्थल, और वो कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो थार मरुस्थल, और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, इंडिया में स्थित है। ठीक, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम जो है इंपॉर्टेंट है, ये केरल राज्य का त्योहार है, केरल राज्य में मनाया जाता है। अब ओणम त्योहार के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कितने दिन तक चलता है ओणम त्योहार, तो ये 10 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 10 दिन पे। और फसल कटाई से संबंधित है। किससे? फसल कटाई से संबंधित त्योहार है। इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इसमें और एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसमें राजा महाबलीपुरम की पूजा की जाती है। राजा महाबलीपुरम की पूजा की जाती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? ओणम के बारे में। सब अलग अलग एग्जाम में सब अलग अलग तरीके से पूछ चुका है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ त्योहारों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, पोंगल नामक फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ओणम पूछे तो केरल में, अगर पोंगल पूछे तो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कहाँ पे? तमिलनाडु का फेस्टिवल है पोंगल, और तमिलनाडु में बनाया जाता है। इसमें एक जल्लीकट्टू खेल इसमें किया जाता है। कौन से? जल्लीकट्टू खेल इसमें मनाया जाता है। ठीक, जल्लीकट्टू खेल किसमें मनाया जाता है? तो वो आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू खेल। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का त्योहार है, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है केरल राज्य में। और फसल कटाई से संबंधित ये त्योहार है। किससे? फसल कटाई से संबंधित त्योहार है। इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और इसमें किस महाराजा की, इसमें किसकी पूजा होती है? तो राजा महाबलीपुरम की पूजा होती है। किसकी? महाबलीपुरम की पूजा होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पोंगल पूछे कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। इसमें जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। अब भारत में अगर आपसे पूछे कि कुल बायो रिजर्व कितने हैं, भारत में कुल
कुल बायो रिजर्व कितने हैं? तो कुल भारत में बायो रिजर्व 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। और जिसमें से कुछ बायो रिजर्व के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कुछ बायो रिजर्व के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि नागार्जुन सागर बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है? नागार्जुन सागर बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर बायो रिजर्व के बारे में ध्यान रखेंगे। बायो रिजर्व ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व कौन सा था, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा था, तो भारत का पहला बायो रिजर्व क्या था? तो वो था आपका भारत का जो पहला बायो रिजर्व है वो कहाँ पे था? वो नीलगिरी पर्वत पे था और उसका क्या नाम है? नीलगिरी बायो रिजर्व। नीलगिरी बायो रिजर्व ये भारत का पहला बायो रिजर्व था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मानस बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मानस बायो रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है? तो मानस बायो रिजर्व ये आपके असम राज्य में स्थित है। ठीक, असम राज्य में स्थित है। इतनी बातें आप लोग यहाँ इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। जबकि भारत में कुल कितने बायो रिजर्व हैं? भारत में कुल 18 बायो रिजर्व हैं। और जिसमें से पहला बायो रिजर्व अगर आपसे पूछे कौन सा है, तो नीलगिरी बायो रिजर्व पहला बायो रिजर्व है, नीलगिरी बायो रिजर्व। उसके अलावा नागार्जुन बायो रिजर्व कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। मानस बायो रिजर्व पूछे कहाँ पे है, तो ये असम में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो यहाँ पे इसको समझेंगे कि जीन प्रौद्योगिकी क्या है। इसको ये समझने वाला टर्म है। देखिए, जीन प्रौद्योगिकी या फिर पादपों के, तो जीन प्रौद्योगिकी के बारे में ध्यान रखेंगे कि पशुओं और वनस्पतियों को, जो आपके पशु होते हैं और वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियां एंड पशुओं का क्या कर दिया जाए? इसका नए नस्ल या फिर किस्म को बना दिया जाए। नए नस्ल या फिर किस्म का विकास किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके जीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। पशुओं या फिर वनस्पतियों के नए नस्ल या फिर किस्म इसमें विकास किया जाता है या फिर बनाया जाता है, उसे कहते हैं जीन प्रौद्योगिकी। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? विश्व में धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में धान जीन बैंक स्थित है। कहाँ पे? फिलीपींस में धान जीन बैंक स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ली कि वहीं पे कि एक जीन एक सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत देने वाले थे बीडल एंड टैटम। कौन? बीडल एंड टैटम ने एक जीन एक सिद्धांत दिया था, एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1941 में। इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि जीन प्रौद्योगिकी क्या है। तो पशुओं एवं वनस्पतियों के नए नस्ल या फिर किस्म का विकास करना जीन प्रौद्योगिकी कहलाता है। और धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस में धान जीन बैंक स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एक जीन एक एंजाइम कहाँ पे स्थित है, तो वो बीडल एंड टैटम ने इस सिद्धांत को दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो बीडल एंड टैटम ने दिया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये खिलाड़ी से संबंधित है, खेल और खिलाड़ी से संबंधित। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैसे पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है पायोली एक्सप्रेस। किसे? पीटी उषा को कहा जाता है। ठीक, पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है। इन्हें ही उड़न परी भी कहा जाता है। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, पायोली एक्सप्रेस। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। किसे? हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और हिमा दास अगर आपसे पूछे कि कहाँ की रहने वाली है, तो असम की रहने वाली है। ये भारतीय एथलीट है। अब उड़न परी के बारे में, पीटी उषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीटी उषा भारत की पूर्व एथलीट रह चुकी हैं।
ये भारत की पूर्व एथलीट रह चुकी हैं। और पीटी उषा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, पीटी उषा के बारे में क्या यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसकी अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है, ये अध्यक्ष है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि अंबु बाबी जॉर्ज का संबंध किससे है, अंबु बॉबी जॉर्ज के बारे में क्या पूछा जाता है, ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये केरल की रहने वाली हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, पीटी उषा को। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है। ये पूर्व एथलीट रह चुकी हैं पीटी उषा, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं वर्तमान समय में, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ये असम की रहने वाली हैं। अंबु बॉबी जॉर्ज के बारे में ध्यान रखेंगे, ये केरल की रहने वाली है। अंबु बॉबी जॉर्ज कहाँ की रहने वाली, केरल की रहने वाली है। सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सैम्पेन जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान एंड निकोबार में अगर आपसे पूछे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है। और भी यहाँ पे जनजाति पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि सैंडली नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो वो भी आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ओंज नामक जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, जारवा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अब कुछ जनजातियों के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, टोडा जनजाति, अगर आपसे पूछे कि टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो टोडा जो जनजाति है ये ऊटक मंडल पहाड़ी पे पाई जाती है। ऊटक मंडल और फिर नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऊटक मंडल और नीलगिरी पहाड़ी पे ये जनजाति पाई जाती है। और इनके बारे में एक वाक्य प्रसिद्ध है क्या, कि ये लोग बहु विवाह करते हैं। क्या कहते हैं, बहु विवाह। अब यहाँ पे एक विवाह तो होने वाला नहीं है, एक विवाह तो संभलने वाला नहीं है, और ये लोग देखो जनजाति होकर बहु विवाह करते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि वही हमने बताया था कि भूटिया जनजाति अगर पूछे कि कहाँ पे पाई जाती है, भूटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो भूटिया जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में भूटिया जनजाति। इसके अलावा सिक्किम में भी कुछ क्षेत्रों में भूटिया जनजाति पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कि सैम्पेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सैम्पेन जनजाति जो है अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। इसके अलावा टोडा जनजाति पूछे तो ऊटक मंडल पहाड़ी या फिर नीलगिरी पहाड़ी पे आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे बहुविवाह प्रचलन में है, कहाँ पे, बहुविवाह प्रचलन में है। यहाँ पे कहाँ पे, वो आपके टोडा जनजातियों में बहुविवाह का प्रचलन है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सैंटली जनजाति, ओंज नामक जनजाति या फिर जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो भी अंडमान निकोबार में। भूटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना था, तो पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है 1037 के समथिंग था। कितना था, हाँ 1037 था। कितना, 1037 था। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि पुदुचेरी का लिंगानुपात तो 1037, अगर आपसे पूछे कि भारत किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात था, तो सबसे कम लिंगानुपात वो भी यूनियन टेरिटरी में पूछे तो किसका था, दमन एवं दीव का था। किसका, दमन एंड दीव का था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे कम जो है यूनियन टेरिटरी में लिंगानुपात किसका था, दमन और दीव का था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राज्यों के बारे में देख लेते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे था। राज्यों के बारे में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में था, तो सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों में, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है, 1084। कितना है, 1084 केरल में लिंगानुपात है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा, हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, हमने सबसे पहले पुदुचेरी के बारे में पढ़ा है। पुदुचेरी में कितने जिले हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे पुदुचेरी में 4 जिले हैं। कौन कौन से, तो एक तो आपका पुदुचेरी खुद हो गया, और पुदुचेरी के साथ एक कराईकल है, और ये दोनों कहाँ पे है, कराईकल
कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु का पांडुचेरी का एक जिला है माहे, और ये माहे कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। उसके अलावा यनम भी है, यहाँ पे यनम भी आप लोग लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यनम कहाँ पे स्थित है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से इसके जिले 3 राज्यों में 4 जिले फैले हुए हैं अंडमान किसके? पुदुचेरी के। तो इतनी बातें पुदुचेरी से आप लोग ध्यान रखेंगे। 2011 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो 1037 है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनगणना वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो दमन और दीव का सबसे कम लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी है। अब राज्यों में पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे था, तो राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। आप लोग पढ़ चुके हैं, कई बार बताया भी गया है। अब सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। किसका सबसे कम लिंगानुपात? हरियाणा का है। अब बात कर लेते पांडुचेरी के बारे में। तो इसके 4 जिले, एक पुदुचेरी और कराईकल केरल में है, और ये तमिलनाडु में है, माहे केरल में, और यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपके तमिलनाडु के पुडुचेरी के 4 जिले जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं गुल ए नगमा किसके लेखक हैं? गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक, यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख लीजिए, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फिराक गोरखपुरी। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। तो ये इनका मूल नाम नहीं था, फिराक गोरखपुरी का ये मूल नाम नहीं था। तो फिराक गोरखपुरी का अगर आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था, तो रघुपति सहाय इनका मूल नाम था। क्या था? इनका मूल नाम था रघुपति सहाय इनका मूल नाम था। अब कुछ और पुस्तकों के बारे में देख लेंगे। जैसे आपसे पूछे कि सुबाना नामक पुस्तक किसका था? सुबाना नामक पुस्तक किसका था? तो सुबाना नामक जो पुस्तक है वो उन लेखक का क्या नाम है? वेंकटेश नाम है इनके लेखक का, वेंकटेश। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वहीं पे, अगर आपसे पूछे कि स्मृति सत्ता किसकी पुस्तक है? स्मृति सत्ता किसकी पुस्तक है? तो स्मृति सत्ता जो है ये विष्णु डे की पुस्तक है। ये पुस्तकें जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में एक पुस्तक के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिराक गोरखपुरी हैं। गुल ए नगमा के पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी है। रघुपति सहाय इनका मूल नाम है। इनका मूल नाम क्या है? तो रघुपति सहाय इनका मूल नाम है। अब बात कर लेते हैं सुबाना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेंकटेश सुबाना नामक पुस्तक के लेखक हैं। और स्मृति सत्ता किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु डे स्मृति सत्ता पुस्तक के लेखक हैं। कंप्यूटर वायरस से क्या तात्पर्य है? तो जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो दुर्भावना की वजह से बनाए गए होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दुर्भावना की वजह से दुर्भावना से ये तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर के जितने भी वायरस होते हैं ये गलत तरीके का प्रोग्राम होता है। अगर बिना इच्छा के किसी का जानकारी चुरा लेना या फिर किसी का जो डाटा रखा हुआ है वो नष्ट कर देना, उसके लिए ये बनाया जाता है। वायरस होते हैं कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है। और जिन्हें क्या बोला जाता है? मेलवेयर जिसे बोला जाता है। किसे क्या बोला जाता है? मेलवेयर कहा जाता है। तो मेलवेयर के कुछ प्रकार हमारे पास हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वायरस क्या है, तो वायरस एक कंप्यूटर का मेलवेयर है। उसके बाद वार्म ट्रोजन क्या है? तो ये भी वार्म ट्रोजन भी एक मेलवेयर है। वार्म ट्रोजन मेलवेयर है। इसके अलावा एडवेयर क्या है? तो ये भी कंप्यूटर का एक मेलवेयर है जो कि साइबर जासूसी के लिए या फिर दुर्भावना की दृष्टि से तैयार किया जाता है। स्पाईवेयर के बारे में पूछा गया था एग्जाम में कि स्पाईवेयर क्या है? तो ये एक मेलवेयर है और इसे दुर्भावना के उसे दुर्भावना के लिए तैयार किया जाता है। तो कंप्यूटर का वायरस से तात्पर्य क्या है? तो इसे दुर्भावना से विकसित किया जाता है, दुर्भावना की वजह से विकसित किया जाता है, जिसे मेलवेयर कहा जाता है। मेलवेयर जैसे आपका हो गया वायरस, हो गया वार्म ट्रोजन, हो गया, ये सभी क्या है? मेलवेयर है। एडवेयर हो गया और स्पाईवेयर, ये सभी क्या होते हैं? मेलवेयर होते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके आवर्त फलन होते हैं, किनके आवर्त फलन होते हैं? तो देखिए जो मेंडलीफ वाला पुराना वाला आवर्त सारणी है, जो तत्व उसमें रखे गए थे वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखे गए थे। किसके अकॉर्डिंग? परमाणु भार के
अकॉर्डिंग रखे गए थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे परमाणु भार के, तो इसका जवाब हो जाएगा कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो था, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें जो तत्व रखे गए हैं वो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। किसके अकॉर्डिंग? परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे परमाणु संख्या के द्वारा रखा गया है। तो ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और आवर्त सारणी से संबंधित कुछ नियम कुछ वैज्ञानिकों ने दिया। जैसे अगर आपसे पूछे कि त्रिक नियम किसने दिया था, त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम देने वाले कौन है? तो डोबे रायनर हैं। त्रिक नियम कौन दिया था? डोबे रायनर ने दिया था। किसने? डोबे रायनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। इसमें जो तत्वों को 3-3 के सीरीज में इकट्ठा किया, मतलब 3-3 के क्रम में रखा गया, और जो सबसे पहला वाला तत्व है और सबसे आखिरी वाला तत्व है उनके जो गुण धर्म है वो बीच वाले तत्व से मैच करते हैं। ये है आपका त्रिक नियम। ये डोबे रायनर ने दिया था। किसने दिया था? डोबे रायनर ने दिया था। अब अगर आपसे पूछे कि मेंडलीव उससे क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी से संबंधित अष्टांग नियम किसने दिया था? आवर्त सारणी से संबंधित अष्टांग नियम किसने दिया था? तो आवर्त सारणी से संबंधित अष्टांग नियम दिया था न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड ने अष्टांग नियम दिया था। ठीक, न्यूलैंड ने अष्टांग नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं किनके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व रखे गए थे वो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग रखे गए थे। अष्टांग नियम किसे कहते हैं? तो अष्टांग नियम किसने दिया था आवर्त सारणी से संबंधित? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अष्टांग नियम दिया था न्यूलैंड ने अष्टांग नियम दिया था। और इसमें तत्वों का जो सीरीज बनाया गया था वो 4-4 के क्रम में रखा गया था। त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबे रायनर ने त्रिक नियम दिया था। विश्व प्रेस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व प्रेस दिवस हम लोग 3 मई के दिन मनाते हैं। कब? 3 मई को मनाते हैं। इसके अलावा अब कुछ दिवसों के बारे में देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व रक्तदान दिवस, इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके एग्जाम के लिए। विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून के दिन मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई के दिन विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मई के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून के दिन विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून के दिन। और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 20 जून के दिन विश्व शरणार्थी दिवस। और रेड क्रॉस दिवस आप लोग छापिएगा 8 मई के दिन। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई के दिन मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो 2011 के जनगणना के अनुसार होगा, क्योंकि अभी नया वाला जो जनगणना है वो हुआ नहीं है। ठीक, तो ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो नागालैंड है। कौन सा? नागालैंड है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड में जो दशकीय वृद्धि है वो ऋणात्मक हो गया था, यानी कि नकारात्मक हो गया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे निगेटिव में चला गया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किया था? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला भारत का कौन सा राज्य था? तो मेघालय था। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य मेघालय था। अगर आपसे पूछे कि संघ राज्य में अगर आपसे पूछे संघ राज्य में, जिसे यूनियन टेरिटरी आप लोग बोलते हैं, उसमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा? न्यूनतम दशकीय
वृद्धि वाला राज्य कौन था? तो न्यूनतम 10 की वृद्धि किया था यूनियन टेरिटरी के मामले में आपका लक्षद्वीप था। कौन सा? लक्षद्वीप था सबसे कम 10 की वृद्धि। अगर आपसे पूछे संघ राज्यों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कौन सा राज्य किया था? सर्वाधिक 10 की वृद्धि कौन सा राज्य किया था? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दमन और दीव ने किया था। किसने? दादर और नगर हवेली ने किया था। किसने? दादर एंड नगर हवेली ने किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में वो 10 की वृद्धि कितना था, 2011 के अनुसार भारत का जो है 10 की वृद्धि कितना था? तो 2011 के अनुसार भारत का जो 10 की वृद्धि है वो 17.7 था। कितना? 17.7% था। इतनी बातें, पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे राज्यों में सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि कौन था और अधिकतम 10 की वृद्धि कौन था राज्यों में। फिर यूनियन टेरिटरी में देखेंगे कि सबसे कम न्यूनतम 10 की वृद्धि किस यूनियन टेरिटरी में था और सबसे अधिक न्यूनतम वृद्धि 10 की वृद्धि किस यूनियन टेरिटरी में था, और पूरे भारत के ओवरऑल कितने परसेंट 10 की वृद्धि था। तो देखिए, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन था? नागालैंड था। कौन सा? नागालैंड था। यहाँ पे निगेटिव में चला गया था, न्यूनतम 10 की वृद्धि निगेटिव में चला गया था। अब सर्वाधिक 10 की वृद्धि कौन कर रहा था? तो मेघालय किया था सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि। संघ राज्यों में बात करें तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला संघ राज्य कौन था? लक्षद्वीप था। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन था, तो दादर एंड नगर हवेली था। कौन था? दादर और नगर हवेली सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य था। अब बात करते हैं भारत की 10 की वृद्धि कितनी थी पूरे भारत की? तो 17.7% थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगला है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे पीडीएफ पा सकते हैं इसका। प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री सीमा है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुद्री सीमा से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, भारत के कितने राज्यों के पास समुद्री सीमा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 9 राज्यों के पास समुद्री सीमा है। अब हम लोग देखेंगे किन किन राज्यों के पास समुद्री सीमा है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे गुजरात के पास समुद्री सीमा है। अब गुजरात के पास भारत का सर्वाधिक समुद्री सीमा है। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और कितना है? तो 1214 किलोमीटर इसके पास तटरेखा है। कितना? 1214 किलोमीटर गुजरात के पास है। उसके बाद गुजरात के पास आप लोग जाएंगे महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में तटीय सीमा है महाराष्ट्र के पास। उसके बाद गोवा में चले जाएंगे, गोवा के पास भी तटीय सीमा है। फिर आप लोग जाएंगे कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक के पास तटीय सीमा है। कर्नाटक के दक्षिण में केरल आ जाएगा, केरल में तटीय सीमा है। उसके बाद इसके पूर्व में आप लोग तमिलनाडु में चले जाएंगे, तमिलनाडु के पास तटीय सीमा है। उसके बाद ऊपर इसके आंध्र प्रदेश के पास तटीय सीमा है, आंध्र प्रदेश के पास तटीय सीमा है। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप लोग जाएंगे तो उड़ीसा में, उड़ीसा के पास तटीय सीमा है। और उड़ीसा के ऊपर जाएंगे, उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो आपका है वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के पास भी तटीय सीमा है। तो इस तरह से 9 राज्य गिन लीजिए, पश्चिम बंगाल के पास तटीय सीमा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा है तो सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है सबसे बड़ा तटीय सीमा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, छोटा तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा हो जाएगा। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। देखिए, भारत के कितने राज्यों में समुद्री सीमा है? तो 9 राज्यों के पास तटीय सीमा है। कौन कौन सी राज्य हैं? जैसे गुजरात हो गया, इसके पास सर्वाधिक तट सीमा है और 1214 किलोमीटर है। आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के पास तटीय सीमा है, गोवा के पास तटीय सीमा है, कर्नाटक के पास तटीय सीमा है, केरल के पास है, और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इतने राज्यों के पास तटीय सीमा है, हो गए ना 9। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 राज्यों के पास तटीय सीमा है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो देखिए, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है वो शिवाजी के शासनकाल में थी। किसके समय में? शिवाजी के समय में थी। और इसमें कुछ अष्ट प्रधान जो मंत्री परिषद थी शिवाजी में, उसमें कुछ पद बनाए गए थे। जैसे अगर आपसे पूछे कि पेशवा किस चीज का पद होता था, पेशवा का पद किस चीज का होता है, तो पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर महामंत्री प्रधानमंत्री होते थे। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पेशवा जो है प्रधानमंत्री होते थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुमंत क्या होते थे, तो सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे। क्या होते थे? सुमंत जो होते थे विदेश मंत्री का पद था सुमंत। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि आमत्य क्या था,
आमत्य किस चीज का पद था? तो आमत्य का जो पद था वो वित्त मंत्री होते थे। क्या होते थे? वित्त मंत्री। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछ ले कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो अष्टदिग्गज के बारे में बात करें तो ये आपके रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। और ये अष्टदिग्गज क्या थे आखिर? तो ये 8, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें 8 तमिल और तेलुगु जो कवि थे इसका समूह बनाया गया था। 8 तमिल एंड तेलुगु कवियों का संघ बनाया गया था, तेलुगु कवि का संघ बनाया गया था। तो वो थे आपके अष्टदिग्गज। ठीक। अगर आपसे पूछे कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछे तो आप लोग कुछ भी बताएंगे, कुछ सबका जवाब दे देंगे। देखिए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है वो शिवाजी के शासनकाल में थी, अष्टप्रधान। और इसमें पद क्या होता था? तो पेशवा जो पद है वो प्रधानमंत्री का होता था। उसके अलावा सुमंत का पद किसका होता है? विदेश मंत्री का पद सुमंत का होता था। ठीक। और आमत्य पद जो है, वित्त मंत्री का पद जो है आमत्य होता था। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अष्टदिग्गज के बारे में बात करते हैं। तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और ये अष्टदिग्गज क्या था? 8 तमिल और तेलुगु कवियों का संघ था, 8 तमिल और तेलुगु कवियों का संघ था। इसके अलावा नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दौरान में। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार है। बिहार के बारे में अभी कल के क्लास में बताया गया था, हमने बता दिया यहाँ की साक्षरता 68%, लेकिन यहाँ की साक्षरता 61.8% है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक को लिख सकते हैं सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर साक्षरता के साथ। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग जनसंख्या तो बहुत पढ़ चुके हैं बिहार के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि बिहार के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे कि सोनपुर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनपुर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सोनपुर जो है वो पशुओं का मेला होता है और ये बिहार में प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपके सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम। और सासाराम कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि लीची का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। लीची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है बिहार में। और अगर आपसे पूछ ली कि वहीं पे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को हम लोग कहते हैं? तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बिहार है 61.8% साक्षरता, 61.8% साक्षरता यहाँ पे। उसके बाद सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछ ले तो किस राज्य में है सबसे अधिक साक्षरता? केरल में। उसके बाद सबसे अधिक साक्षरता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि सोनपुर का मेला कहाँ पे लगता है, तो बिहार में। सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन भारत के बिहार में होता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो अब बंदरगाहों के बारे में प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। और विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह है। आंध्र
प्रदेश में स्थित बंदरगाह है। अब बात कर लेते हैं कुछ बंदरगाहों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह है। और मुंबई का बंदरगाह ये कैसा बंदरगाह है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई का बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का बंदरगाह है। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कोचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, कोचीन बंदरगाह जो है केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है कोचीन बंदरगाह। अगर आपसे पूछे कोचीन बंदरगाह हो गया केरल में। अगर आपसे पूछे कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तूतीकोरिन नामक बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई पोर्ट है, और ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। उसके बाद कोचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह पूछे तो तमिलनाडु में स्थित है। तो इतनी बंदरगाहों के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि किस देश का समुद्री तट सबसे लंबा है, तो यहाँ पे अब बात कर लेंगे। तो किस देश का समुद्री तट सबसे लंबा है, कनाडा का समुद्री तट सबसे लंबा है। अब कनाडा के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो कनाडा की सबसे पहले तो आप लोग राजधानी बता दीजिए। तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कनाडा की राजधानी होगी ओटावा। अगर आपसे पूछे कि 49 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में स्थित है, 49 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पे 49 डिग्री चैनल नहीं है, ये 49 डिग्री समांतर है। और कैसा समांतर है? अगर आपसे पूछे कि 49 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किसके बीच में स्थित है, तो 49 डिग्री जो उत्तरी समांतर रेखा है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। कनाडा एंड अमेरिका के बीच में स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे स्थित है? कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है। अब बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन, जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ है, ये बात कर लेते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ या फिर वाडा, जिसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपके कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में इन दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक झील यहीं पे स्थित है कनाडा में, जिसे क्या बोलते हैं, अथाबास्का झील बोलते हैं, अथाबास्का झील। और अथाबास्का झील के बारे में ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे है अथाबास्का झील, तो कनाडा में। और ये फेमस क्यों है कनाडा में, तो यहाँ पे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। किस चीज का? यूरेनियम का। यहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, तो इस वजह से ये फेमस है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सभी प्रश्नों का। देखिए कि किस देश का समुद्री तट सबसे लंबा है, तो कनाडा का जो है समुद्री तट सबसे लंबा है। कहाँ का? कनाडा का समुद्री तट सबसे लंबा है। इसके अलावा कनाडा के बारे में क्या क्या बातें आप लोग याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ या फिर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन दोनों का मुख्यालय आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा है कनाडा की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि 49 डिग्री समांतर किनके बीच में है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है 49 डिग्री समांतर, विश्व की सबसे शांत रेखा है। अब तो और बात करते हैं अथाबास्का झील कहाँ पे स्थित है, तो कनाडा में अथाबास्का झील यूरेनियम के लिए फेमस है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो नादिर शाह ने आक्रमण कहाँ पे किया था, तो यहीं पे हम खड़े हैं, यहीं पे लिख भी रहे हैं। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? दिल्ली पे आक्रमण किया था। और किसके शासनकाल में किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के कारण शासनकाल में किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह, जिसे क्या बोला जाता है, मोहम्मद शाह को, इसे रंगीला भी बोला जाता है, भैया को रंगीला भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मोहम्मद शाह को। और इसके समय में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है,
ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं नादिर शाह के बारे में। ये भारत पर आक्रमण करता है, कहाँ पे? दिल्ली में। और ये भारत से क्या लूट कर ले जाता है? तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत से मयूर सिंहासन लूट कर ले जाता है। मयूर सिंहासन। और मयूर सिंहासन के बारे में अगर आप लोग बताएंगे किसने बनाया था तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट करके, कोहिनूर हीरा ये लूट करके ले जाता है अपने देश फारस ले जाता है। कहाँ पे? फारस में ले जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से इस प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि नादिर शाह किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो नादिर शाह दिल्ली पे मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? इसे रंगीला भी कहा जाता है। यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, इसे रंगीला भी कहा जाता है। अब मोहम्मद नादिर शाह को क्या बोला जाता है? नादिर शाह को अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और ये भारत आया और भारत से ये क्या चीजें लूट कर ले गया? तो मयूर सिंहासन लूट करके ले गया था और कोहिनूर हीरा लूट करके ले गया था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट करके भारत से ये ले। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वर्षा से संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए, जो भारत का जो दक्षिणी का पठार है, तो यहाँ पे जो दक्षिण का पठार है हमारे, ये आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, दक्षिण का जो पठार है वो पवन विमुख है। पवन यहाँ पे नोट करेंगे, पवन विमुख है। पवन विमुख का मतलब क्या होता है, अब ये समझेंगे। पवन विमुख हो जाता है जिसके कारण इस एरिया में क्या हो जाती है? वृष्ट छाया प्रदेश, वृष्ट छाया प्रदेश की स्थिति आ जाती है। वृष्ट छाया प्रदेश की स्थिति आ जाती है और इस वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं पहले हम लोग कि आखिर पवन विमुख का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये है आपका प्रायद्वीपी भारत का पठार। लेकिन अब देखिए, यहाँ से जो हवाएं आती हैं ये आपके यहाँ पे केरल के मालाबार तट पे, यहाँ पे इस तरह से जो आपके पश्चिम घाट है, यहाँ पे यही पश्चिमी घाट पे ये सारी वर्षा करा देती हैं। अब जब ये पवनें आगे बढ़ती हैं तो अपनी नमी खो दी होती हैं, उनके पास नमी नहीं होता और ये यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र के यहाँ पे क्या होता है? वर्षा नहीं हो पाती है। इस तरह से यहाँ पे सूखा एरिया हो जाता है। तो वो पवन विमुख है, ठीक। और जहाँ पे पवन सम्मुख है वहां पे तो वर्षा होती ही है, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं, ये वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है इतनी पूरी भूमि। अब बात कर लेते हैं वर्षा के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो भारत का स्थान है वो कहाँ पे होता है? सर्वाधिक वर्षा वो होता है मासिनराम मेघालय में। कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होता है? मासिनराम। और मासिनराम कहाँ पे है? मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में। और एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है भारत में, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लेह में होती है। और लेह कहाँ पे है? तो लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे? लद्दाख, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला है मानसून अगर आपसे पूछे तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पे होती है वर्षा? तो ये केरल के मालाबार तट पे होती है। कहाँ पे? केरल के मालाबार तट पे वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। तो भारत में पश्चिमी तट पे भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों?
तो भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा, लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण का जो पठार है वो पवन विमुख है, यानी कि पवन के विपरीत दिशा में है। इस वजह से जिधर से हवा आती है उधर ये नहीं है, तो इस वजह से उधर वहां पे वर्षा नहीं होती, वो वृष्ट छाया प्रदेश का एरिया हो जाता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है और मालाबार तट पे होती है। और फिर लौटता मानसून आता है, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं या फिर पूर्वोत्तर मानसून कहते हैं, और उससे होता है केरल के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। एक तो आपका धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और आपका धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाज। इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद नामक शब्द जोड़े गए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन को इसे लघु संविधान हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें लाया गया। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये किस में मिलता है, ये आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। अब अगर आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कहीं पे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जिसका कोई धर्म ना हो उसे क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। अगर आपसे पूछे कि कोई धर्म नहीं हो उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, और सभी धर्म में समानता हो, सभी धर्म में समानता हो उसे क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब रिवीजन करेंगे। देखिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। एक्चुअली इसके तहत 3 इसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या बोलते हैं, इसे लघु संविधान बोलते हैं। इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा, एक तो आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, समाजवाद शब्द, इस तरह से इसमें 3 शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसका कोई धर्म नहीं हो और यानी कि सभी धर्म में समानता हो, उसे तो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब बात कर देते हैं आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आकाशगंगा का आकार अगर आपसे पूछे कि सर्पिलाकार है, कैसा है, सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार है आकाशगंगा का आकार। अब आकाशगंगा के बारे में ध्यान रखेंगे, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो हमारी जो आकाशगंगा है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा को, इसे हम लोग अपने आकाशगंगा को मंदाकिनी बोलते हैं, मंदाकिनी, या फिर इसे दुग्ध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाशगंगा को दुग्ध मेखला बोलते हैं। आकाशगंगा को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, या फिर इसे मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे या फिर मंदाकिनी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंदाकिनी, जो अपनी आकाशगंगा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। और मंदाकिनी के निकट एक आकाशगंगा है। मंदाकिनी के सबसे निकट जो आकाशगंगा है उसको क्या नाम देते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मंदाकिनी के निकट जो आकाशगंगा है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं देवयानी। क्या बोलते हैं, देवयानी, या फिर देवयानी का दूसरा नाम क्या है, इसको एंड्रोमेडा भी बोलते हैं, एंड्रोमेडा भी बोलते हैं या फिर देवयानी बोलते हैं। अब एंड्रोमेडा या फिर देवयानी, मंदाकिनी से देवयानी के बीच की दूरी आपसे पूछा जाएगा कितनी है, तो 2.2 मिलियन लाइट ईयर है। कितना, 2.2 मिलियन लाइट ईयर देवयानी और आकाशगंगा के बीच, मंदाकिनी और देवयानी के बीच में दूरी है। और देवयानी क्या है, जो हमारी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, और मंदाकिनी के जो सबसे निकट मंदाकिनी के जो सबसे निकट आकाशगंगा है उसे देवयानी बोलते हैं।
अब बात कर लेते हैं मंदाकिनी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे अगर आपसे पूछे कि सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा कितने देर में, सूर्य आकाशगंगा का परिक्रमा कितने समय में करता है, तो ये करता है मात्र 25 करोड़ वर्ष में। कितना? 25 करोड़ वर्ष में परिक्रमा करता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है आकाशगंगा का आकार। आकाशगंगा का नाम और क्या क्या है, तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। दुग्ध मेखला भी इसे बोलते हैं हम लोग, आकाशगंगा को मिल्की वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। अब अगर आपसे पूछे कि सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो ये 25 करोड़ वर्ष में करता है। सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा कितने वर्ष में करता है, तो 25 करोड़। अब मंदाकिनी के जो सबसे निकट आकाशगंगा है उसे क्या बोलते हैं? देवयानी है। इंग्लिश में से एंड्रोमेडा बोलते हैं। और मंदाकिनी और देवयानी के बीच में कितनी दूरी है? 2.2 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक, मिलियन प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, न कि समय का मात्रक है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत के गठन के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन किए जाने का प्रस्ताव दिया था। तो देखिए, न्याय पंचायत गठन के बारे में बात कर रहा है, तो इसी का प्रस्ताव दिया था किसने? अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने इसका प्रस्ताव दिया था। ठीक, अशोक मेहता समिति ने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था से इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक मेहता समिति ने यहाँ पे प्रस्ताव दिया था। अब अशोक मेहता ने कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी, तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। द्विस्तरीय जो पंचायती राज की मांग किसने की थी, तो द्विस्तरीय पंचायती राज की मांग किसने की थी, तो वो अशोक मेहता समिति ने की थी। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग किस समिति के द्वारा की गई थी, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई है। अब बलवंत राय मेहता समिति के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की ये मांग की थी। ठीक, अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है भारत में। त्रिस्तरीय कौन कौन सा हो गया? एक तो आपका ग्राम स्तर पे हो गया, एक ब्लॉक स्तर पे हो गया, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और एक आपका जिला स्तर पे हो गया। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे दोनों समितियों के बारे में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत का गठन के लिए किसने बोला था, तो ये अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। और ये अशोक मेहता जो पंचायती राज व्यवस्था उसे द्विस्तरीय मांग की थी। पंचायती राज व्यवस्था की मांग जो है द्विस्तरीय की थी। और जबकि बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय कौन कौन से हैं? देखिए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ये है आपका 3 स्तर। ठीक, तो इतनी ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गंगा सिंधु मैदान गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो गंगा सिंधु मैदान में जो है जलोढ़ मिट्टी फेमस है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जलोढ़ मिट्टी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के, कौन कौन से? तो देखिए, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मिट्टी के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसे ही रेगुर मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसे लावा मिट्टी और काली मिट्टी भी कहा जाता है। और बात करते हैं रेगुर मिट्टी, ये किस फसल के लिए उपयोगी होता है? रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है आपका कपास के लिए उपयोगी। किस फसल के लिए? कपास के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा एक मिट्टी और बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, लैटेराइट मिट्टी, जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दक्षिण भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में, तो लैटेराइट मिट्टी के सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि ये लावा से बना हुआ मिट्टी होती है, तो इस वजह से लाल होता है। सिंधु गंगा
गंगा सिंधु मैदान कौन सी नदियां पाई जाती है यहाँ पे? तो गंगा सिंधु मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? खादर बोलते हैं, और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बांगर बोला जाता है। खादर और बांगर। रेगुर मिट्टी के बारे में बात करें तो इसे काली मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी और लावा मिट्टी, और रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है? तो ये कपास के लिए उपयोगी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। कौन आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में ध्यान रखेंगे, और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे चट्टानों के बारे में। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण लैकोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया आपका, लैकोलिथ। उसके अलावा सिल और डाइक, लैकोलिथ और सिल और डाइक, ये है आपका आग्नेय चट्टान के उदाहरण। अब आग्नेय चट्टान आप लोग अब सोच रहे होंगे कि लैकोलिथ, सिल और डाइक क्या है, आखिर ये क्या बला है? तो देखिए ये क्या बला है, लैकोलिथ, सिल और डाइक। तो देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें से लावा बाहर निकलता है, ये आप लोग जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऊपर का जो सतह होता है पृथ्वी का बहुत ज्यादा कठोर होता है, जिसके वजह से लावा बाहर निकल नहीं पाता है, और वो क्या होता है, जमीन के अंदर खाली जगह बना करके वहीं एक आकृति अपना बना लेता है, वहीं पे एक आकृति का निर्माण कर लेता है। वो आकृतियां कई तरह की होती हैं, जैसे कुछ लंबवत आकृति होती है, और कुछ समांतर आकृति होती है, कुछ गुंबदाकार आकृति होती है। उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो यही नाम है। तो अब देखते हैं कौन सी आकृति किस तरह की है। तो देखिए, लैकोलिथ की बात करें तो लैकोलिथ आकृति की बात करें तो जब मैग्मा का जमाव जो है, मैग्मा देखिए, जब तक ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ रहेगा, पृथ्वी के भीतर जब लावा रहेगा तो उसे मैग्मा कहा जाएगा। जब वही बाहर निकल जाएगा, वो मटेरियल जो होता है वही बाहर जब निकल के पृथ्वी पे बिखर जाएगा तो उसे लावा कहा जाएगा। ठीक। और लैकोलिथ में किस तरह की संरचना होती है? जब जो मैग्मा का जमाव हो, जब मैग्मा जो होती है उसका जमाव कैसा हो, जब मैग्मा का जमाव वो गुंबदाकार हो तो उसे क्या बोलते हैं? गुंबदाकार हो तो उसे बोलते हैं कौन सा? लैकोलिथ संरचना बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, लैकोलिथ चट्टान बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सिल किसे कहते हैं? तो देखिए, जब लावा का जमाव समांतर हो तो उसे क्या बोलते हैं? सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल बोलते हैं। अब उसके बाद डाइक अगर आपसे पूछे कि डाइक किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि जब लावा का जमाव जो है, जब लावा का जमाव समांतर हो, लंबवत हो, जब लावा का जमाव कैसा हो? लंबवत हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाइक। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे डाइक बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इन प्रश्न का। तो देखिए, कौन आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? तो लैकोलिथ और सिल और डाइक, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। लैकोलिथ, सिल और डाइक आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं लैकोलिथ चट्टान के बारे में। जैसे हो गया, जब लावा का जमाव कैसा होता है? गुंबदाकार होता है, तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। उसे लैकोलिथ संरचना, उस संरचना को लैकोलिथ कहते हैं। अब जब लावा का पृथ्वी के भीतर लावा का जो जमाव है वो समांतर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिल बोलते हैं। अब जब लावा का जमाव जो हो लंबवत हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो देखिए, ये भारत में हम लोग आ चुके हैं, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। और ये ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, और ये हिस्ट्री का प्रश्न है। अब देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा? अपना अरावली पर्वत है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। अब अरावली के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछे कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो अरावली से कुछ नदी का उद्गम होता है, कुछ नदियों का उद्गम होता है। तो कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? जैसे लूनी नदी का आपसे पूछ ले उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली से। अगर आपसे पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से। अगर आपसे पूछे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये भी अरावली से होता है। तो इन नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अगर आपसे पूछे कि अरावली अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है,
वर्तमान समय अरावली किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? पहले ये भी नवीन वलित पर्वत हुआ करता था, लेकिन बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये और बहुत साल पुरानी है, तो यहाँ पे इसका क्षरण होते होते ये अब अवशिष्ट भाग में ही बचा है। तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि इसका क्षरण होकर के बहुत इसका शेष भाग इसका बचा हुआ है। तो ये कैसे पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो हिंदुकुश पर्वत जो है वो आपके कहाँ पे स्थित है? वो है आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों में इसका विस्तार है। और इसी के अंतर्गत आता है एक सुलेमान पर्वत, वो भी आप लोग बताएंगे कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पे। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे इस प्रश्न का। तो देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। उसके अलावा अरावली की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो लूनी, साबरमती और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी, साबरमती और बनास नदी का उद्गम अरावली से होता है। अब विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली है और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दर्रे से संबंधित हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। अब कुछ दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है स्थित है? रोहतांग दर्रा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है रोहतांग दर्रा, और वो यहीं पे स्थित है विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसे अटल सुरंग बोलते हैं। अटल सुरंग। और ये कहाँ पे स्थित है? तो यहीं आपके हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे मनाली से ले यहाँ पे इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये मनाली से ले तक का रास्ता है, इसमें मनाली से ले तक जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? अटल सुरंग है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? माना दर्रा। उसके अलावा नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? या फिर लिपुलेख दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख नामक दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये दर्रे आपके हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे माना, नीति, लिपुलेख, ये सभी उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। और माना, नीति, लिपुलेख। उसके अलावा एक आप लोग और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि थाल घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? थाल घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? और आपका भोर घाट दर्रा पूछे, भोर घाट दर्रा, ये सभी कहाँ पे स्थित दर्रे हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब रिवीजन करेंगे इनका। तो देखिए, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मनाली से ले तक का रास्ता है। बात करते हैं माना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के दर्रे हैं। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र राज्य में है। थाल घाट दर्रा जो है मुंबई से लेकर के नासिक तक जाता है और भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई से लेकर पुणे तक जाता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 का जो कौन सा अधिवेशन था? 1940 का कराची अधिवेशन में, 1940 का लाहौर अधिवेशन था भाई। 1940 का लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन, इसमें इन्होंने मांग किया था, अधिवेशन में इन्होंने मांग किया था। और 1940 का जो मुस्लिम लीग का, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, ना कि कांग्रेस का अधिवेशन है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? 1940 के जो
मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन अध्यक्ष थे? मोहम्मद अली जिन्ना इसमें अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना इसमें अध्यक्ष थे। अब अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के बारे में बताइए, मुस्लिम लीग के बारे में बताइए, तो मुस्लिम लीग की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ढाका में स्थापना हुई थी। ठीक, और एक और यहाँ पे डेट आप लोग याद रखेंगे, 1916 का डेट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 1916 में क्या हुआ था, तो इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस के बीच, यहाँ पे कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है, और ये लाहौर अधिवेशन जो है पाकिस्तानी, मतलब लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का था, और इसमें इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। अब बात करते हैं मोहम्मद, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग के बारे में बात करें, स्थापना 1906 में हुई। अगर आपसे पूछे कहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका में 1906 में इसकी स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं 1916 क्यों फेमस है। तो 1916 जो अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में समझौता, और गरम दल और नरम दल एक हुए थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।